अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है, एक फलाही और रिफाही रियासत है, और कनाडा को लेके अगर पूरी दुनिया में बात करें तो इसका जो तर्ज़ हुक्मरानी है और अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो तरीक़ाकार कनाडा की जानिब से हर दौर में ऑप्ट किए जाते रहे हैं, हर दौर में अपनाए गए हैं, उनको एक मॉडल भी समझा जाता है। वेलफेयर स्टेट होने के नाते कनाडा में जो इंश्योरेंस का कारोबार है इसकी खासी अहमियत है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि तकरीबन गुज़श्ता 1.5 साल से दुनिया भर में कोरोना की वबा ने जिस तरह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, कनाडा में भी निज़ाम ज़िंदगी उसी तरह मुतासिर हुआ है। बेशतर जो कारोबार हैं कनाडा में वो भी मुतासिर हुए हैं। फिर लॉकडाउन का सामना भी करना पड़ा कनाडा के बासियों को, और इस सिलसिले में बहुत से कारोबारी डिसिप्लिन्स में एक बहरानी कैफियत आती रही। इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी इससे किसी हद तक मुतासिर हुई है। यहाँ भी एक सूरत ऐसी आई कि लग रहा था बज़ाहिर कि अब यहाँ बहरान जो है वो शिद्दत पकड़ेगा, लेकिन दूसरे डिसिप्लिन्स की वजह से जो कनाडा में कोविड की वजह से बंद हैं, लोगों में एक खौफ भी बढ़ता रहा, और इसी सिलसिले में रिस्क मैनेजमेंट को लेके हलचल देखने में आ रही है इंश्योरेंस के कारोबार में। और लोग जो हैं वो मुख्तलिफ प्लान्स की जानिब जा रहे हैं कारोबार को लेके, फिर इसके साथ साथ जो पर्सनल लाइफ है उसको लेके, हेल्थ को लेके। और अब ये देखने में आ रहा है कि कनाडा में आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ बेहतरी आएगी। बिलखुसूस अगर हम बात करें जो लाइफ इंश्योरेंस की सरमायाकारी का एक यहाँ एक निज़ाम है, RRSP, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान, इसमें भी लोग खासी अपनी इंटरेस्ट का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त कनाडा जैसे मुल्क में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं उनकी जानिब लोगों का कितना रुझान है, लोग कितने दिलचस्पी रखते हैं, और कोरोना की वबा की वजह से लोगों में इंश्योरेंस को लेके जो फियर फैक्टर्स हैं, जो फियर के एलिमेंट हैं वो क्या हैं, और इसमें लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस का सहारा कैसे ले सकते हैं। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं उनके लगान, उनके अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर फ़ारूकी साहब हैं बिलयार्ड इंश्योरेंस ग्रुप से, बहुत शुक्रिया अहमर साहब आपके वक्त का। अज़हर दुरानी साहब हैं इंश्योरेंस एजेंट हैं। ज़ीशान खान हैं लाइफ इंश्योरेंस को डील करते हैं, और नाज़िम चुरानिया हैं कमर्शियल और बिज़नेस इंश्योरेंस को डील करते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अहमर फ़ारूकी साहब आपकी तरफ आते हैं। पहले तो ये बताएं कि कितना मुतासिर किया है जो इंश्योरेंस का शोबा है उसको कनाडा में कोविड-19 ने। जी शुक्रिया फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको लाजमी सी बात है, जैसे पूरी दुनिया में इस वक्त अफेक्ट हुआ है और कनाडा में भी इसका बहुत अफेक्ट हुआ है। ऑटो इंश्योरेंस में लोगों की जॉब जो है वो लूज़ हुई हैं, और उसकी वजह से उनको प्रीमियम पे करना पड़ रहा था, तो वो काफ़ी पैनिक हो रहे थे। और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी काफ़ी लोगों को अकोमोडेट किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो उन्होंने डिक्रीज़ किया है प्रीमियम, कैशबैक भी दिया है, चेक रिफंड भी भेजे हैं। तो कंपनीज डूइंग देयर बेस्ट कि किस तरह वो आ सकते हैं और लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं मैक्सिमम। काफ़ी लोगों ने ऐसा भी किया है कि जैसे जिनके घर में 2 गाड़ियां थी, उन्होंने एक गाड़ी को ऑफ द रोड करवा दिया ताकि प्रीमियम को कट डाउन कर सकें। गवर्नमेंट ने भी इसमें इंटरफेयर किया, और गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी से मुज़ाकरात की, बातचीत की, और उनसे कहा कि अगर वो कुछ कॉस्ट में कट डाउन कर सकते हैं और टेम्परेरी कुछ ब्रेक दे सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने वापस आकर जो कंज्यूमर्स हैं उनको ब्रेक दिया। कुछ कंपनीज ने ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर दिए, कुछ लोगों ने कुछ कंपनीज ने उनको चेक रिफंड कर दिए। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज ने सपोर्ट किया है लोगों को। और अब क्योंकि ये पूरा हुआ नहीं है, अभी प्रोसेस अभी भी चल रहा है, अभी भी कुछ कंपनीज मजीद रेट इंक्रीज भी नहीं कर रहे हैं, जो इंक्रीज हो रहे थे वो भी नहीं हो रहे हैं, और पुराने रेट्स को मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है दुरानी साहब, व्हेन इट कम्स टू फियर तो रिस्क ऑब्वियसली लोगों में ये फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, और बुनियादी तौर पे इंश्योरेंस की जो फ़िलॉसफी है वो यही है कि रिस्क मैनेजमेंट ये लोग करते हैं। अब जब से ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ है तो उसके बाद से लोगों का रुझान किस हद तक बढ़ा है इंश्योरेंस की जानिब? बहुत शुक्रिया फैसला भाई साहब। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, और मैं भी टू चैनल वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि इन्होंने आपको मौका दिया कि कुछ इंश्योरेंस के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। सबसे पहले सबको सलाम। जी हाँ, ये फैक्ट है कि पेंडेमिक की वजह से इंश्योरेंस कंपनी इफेक्ट हुई है इस वक्त, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस यहाँ पर स्पेशली ऑटो इंश्योरेंस जो है वो कंपल्सरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते।
तो ऑटो इंश्योरेंस के साथ साथ ऑटो इंश्योरेंस जो है वो इसकी इस बिजनेस को ये चल रहा है, और इसमें ऑटो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी अपने क्लाइंट्स को इकोमोडेट कर। लेकिन ऑफ कोर्स ये इस पेंडेमिक की वजह से इस वक्त इंडस्ट्री इतनी बूम पर नहीं है, इस वक्त स्लो डाउन है, लेकिन लोग फिर इसमें इन्वॉल्व अपनी इन्वॉल्वमेंट जाए। जी ठीक है। अच्छा ज़ीशान साहब, हमने देखा पाकिस्तान में ये हुआ कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से व्हेन इट कम्स टू कोविड तो ये जवाब दिया गया कि एक नई बीमारी है, और इसके लिए बहुत सी कंपनीज़ जो हैं उन्होंने अपने क्लाइंट्स को उस तरह उनके क्लेम्स को एंटरटेन नहीं किया कि शायद जिस तरह वो तवक्को भी कर रहे थे। एक तो ये स्पेसिफिकली बताएं कि जो कोविड रिलेटेड लोग थे जिन्होंने अपने क्लेम्स किए, उनको कितना वहाँ पे अकोमोडेट किया गया या वहाँ भी उन्हें कोई ना कोई हर्डल का सामना करना पड़ा। दूसरा, इस दौरानिए में क्या लाइफ इंश्योरेंस की जानिब लोगों का जो तवज्जो थी या रुझान था वो मामूल से ज़्यादा हुआ या कम? सबसे पहले फैसल भाई आपको सलाम, और मेरे तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को कनाडा की तरफ से ठंडा ठंडा सलाम। अच्छा, आपके दो क्वेश्चंस हैं, तो लेट मी पुट इन दिस पर्सपेक्टिव के कोविड हो या ना हो, आई नो कोविड के लिए पूरी वर्ल्ड प्रिपेयर नहीं थी, एंड बीइंग in Canada, which is a developed country, हम में से कोई भी कोविड के लिए प्रिपेयर नहीं था। सो यहाँ पे कनाडा में भी यही सिचुएशन हुई कि जब कोविड आया तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, हमें नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी फील्ड है कनाडा के अंदर, इनफैक्ट इन थ्रू आउट द नॉर्थ अमेरिका, कि इंश्योरेंस के बगैर आपका चलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और ये ज्यादा लाइट अमर भाई आपको मजीद डिटेल में बताएंगे, बट फ्रॉम माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच इज द लाइफ साइड, मैं आपको ये बताता हूँ कि लाइफ साइड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड हैव लाइफ इंश्योरेंस हियर इन कनाडा रिगार्डलेस ऑफ कोविड और नॉट, क्योंकि कोविड तो एक ऐसी डिजीज थी जो कि आज तक अभी तक एक्सप्लोर की जा रही है कि इसको हम किस तरीके से कंट्रोल करें थ्रू वैक्सीनेशंस एंड एवरीथिंग। लेकिन जो इंश्योरेंस का रुझान था वो पहले भी वैसे ही था और अभी भी वैसे ही है, बिकॉज पीपल वर लूजिंग देयर जॉब्स, और जो घर में एक बंदा इनकम लेकर आता है वो इनकम नहीं लेकर आ पा रहा, तो उसको अपनी इनकम की सिक्योरिटी भी चाहिए। इन हालात में हम ऐसे तमाम फैमिलीज की हेल्प कर रहे हैं, और वी आर ऑलवेज हेल्पिंग देम कि हम उनका फाइनेंशियल फ्रीडम उनको दे सकते हैं, चाहे कोविड हो या ना हो। I'm repeating this again and again because I know COVID created a huge impact. लेकिन when it comes to life insurance, ये बहुत वाइटल है, इतना वाइटल रहा कि लोगों ने ये नहीं देखा कि चाहे कोविड है या नहीं है, if somebody wants a life insurance, वो हमेशा हमारे पास आते हैं और हम उनको अप्रोच करते हैं। और as far as the claim की जो बात आपने की, देखें जी, we in Canada हम लोग जाहिर सी बात है, क्लेम रेट इज वेरी वेरी गुड। आई एम गोना गिव यू सम नंबर्स टू लेटर ऑन इन द शो कि क्लेम रेट्स वगैरह क्या हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द क्लेम पार्ट, डेफिनेटली वी पे आवर क्लाइंट्स द फर्स्ट। सबसे पहले जी बिल्कुल ठीक। ज़ीशान साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, और स्टैट्स भी हम आपसे लेंगे कि इस दौरानिए में कितने जो क्लेम्स हैं उनको एंटरटेन किया गया। नाज़िम चुरानिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमर्शियल बिजनेस इंश्योरेंस को देखते हैं। नाज़िम साहब, जो कॉरपोरेशंस हैं उनको लेके खासा वन टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक $80,000 जो हैं कैनेडियन डॉलर, वो हुकूमत की जानिब से रिलीफ के तौर पे दिया गया। लेकिन माय क्वेश्चन इज़ दिस कि जो प्रीमियम कंपनीज़ ने अदा करना था, क्या उसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं उनकी जानिब से कोई वेव ऑफ किया गया? काफी सारी हद तक उसको वेव ऑफ किया गया। वो कंपनीज जो कोविड की वजह से चल नहीं सकी, शटडाउन किया गया या टेम्पररी स्टॉपेज, उनको ब्लॉकेज आई है, काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी ने रियायत दी है उसको, उन कस्टमर्स को। जी, तो ये बताएं अब रुझान क्या है? अब जो कॉरपोरेशंस हैं या कंपनीज हैं वो किस उनकी बेसिकली इस वक्त ख्वाहिशात या तवक्कुआत क्या हैं इतने बड़े बहरान के बाद, ये कोविड के क्राइसिस के बाद?
ख्वाहिशात और तवक्कुआत तो कंपनी की और हम हमारे कैनेडियंस की और पाकिस्तानी भाइयों की और पूरी दुनिया की यही है कि अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द सारी चीजें कोविड की पेंडेमिक जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाए तो वी कैन ऑल गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ्स और हम अपनी मामूल की जिंदगी पे वापस जा सके इंशाल्लाह। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे तो मजीद जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अमर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम स्पेसिफिकली कमर्शियल या बिजनेस इंश्योरेंस की बात करें तो कनाडा में उमूमी तौर पे कौन से प्लान्स हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं कंपनीज़ की जानिब से, और अवाम का ज़्यादा इंटरेस्ट किस नौइयत के प्लान्स में होता है? जी, इसमें देखें फैसल भाई, एक तो कमर्शियल और बिजनेस में जब हम आते हैं तो सबसे ज़्यादा तो लाइबिलिटी का इशू यहाँ पे बहुत है कि अगर आपकी प्रेमिसेस पे कोई इंजर्ड हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है तो आपको सू कर देते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जैसे ही कोई बिजनेस शुरू करता है उसका सबसे पहले होता है कि मैं अपनी प्रोटेक्ट करूँ अपने आप को और जो लाइबिलिटी कवरेज है उसको मैं परचेज करूँ। एक वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइड है उसकी परचेज करने की। और दूसरा है कि बिजनेस इंटरप्शन, कि अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ और गॉड फॉरबिड के आग लग जाती है, कुछ समथिंग गोज रॉन्ग एंड बिजनेस इंटरप्ट हो जाता है, तो उसमें उनके पास प्रीमियम जो है उनको पे करती है कंपनी के, जितना उनका लॉस हो रहा है पर मंथ वो उनको पे किया जाए। ये कवरेज बहुत स्ट्रांग है और लोग चाहते हैं कि ली जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट आखिर में स्टॉक है उनका, जितना उनका जो आगे जो माल लगा हुआ है, जो उनके आइटम्स डले हुए हैं एक शॉप में या उनकी वेयर हाउस में या उनकी इन्वेंट्री है, उसकी कवरेज वो बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो कवरेज जो है वो, और ज़्यादातर लोग क्योंकि रेंट करते हैं तो बिल्डिंग का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिल्डिंग जो है वो ओनर ने ली होती है। तो ये दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी बिजनेस इंटरप्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। जी अच्छा, नाजिम साहब, ये जो इंश्योरेंस के ज़रिए पैसा इकट्ठा होता है इसको फिर सरमायाकारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कोई अंदाज़ा है कि इंश्योरेंस टू जीडीपी रेशो, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस टू जीडीपी रेशो क्या है कनाडा में? नहीं, एग्जैक्टली उसका तो मुझे अंदाजा नहीं है, उसके स्टैट्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज जो अभी स्पेशली कोविड के टाइम पे है तो काफी लॉस में है, बिकॉज दे आर लूजिंग रेवेन्यूज आल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। तो चूंकि कंपनीज वगैरह शट डाउन है तो पिछले एक साल की अगर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज आर एक्चुअली लूजिंग मनी। जी अच्छा, ज़ीशान साहब, अगर कोई कंपनी, बल्कि अज़हर साहब आप बताइए, अगर कोई कंपनी, जिस तरह ये नाज़िम साहब ने बात की कि वो अपना रेवेन्यू उसको लूज़ कर रही है और वो क्लेम्स भी पे कर रहे हैं, कोई कंपनी हाथ खड़े कर देती है कि वी डोंट हैव एनफ मनी, तो वहाँ पे फर्दर तरीक़ाकार क्या है? क्लाइंट को उन्होंने हर सूरत एंटरटेन करना है, डिफ़ॉल्टर होने के बावजूद वो मज़ीद लोन्स लेंगे गवर्नमेंट से, बैंक से, या फिर इसको एक्सेप्ट करवाया जाएगा कि क्लाइंट अब मान जाए कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं? नहीं, इस मामले से ये है कि आपके गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट करती है और गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करती है कंपनीज को और उनको लोन भी देती है। कोशिश ये करते हैं कि कंपनी डिफॉल्ट ना हो, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट हो जाती है तो फिर कंपनी जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट करती है वो उनको प्रीमियम वगैरह सारा वो पे करवाती है ताकि वो जो से कंज्यूमर जो है वो अफेक्ट ना हो। इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बहुत ज़्यादा अपने जो कंपनीज हैं उनको बैकअप। जी ठीक है। अच्छा ज़ीशान साहब, जो उमूमी तौर पे लाइफ इंश्योरेंस को हम देखते हैं तो इसमें किस तरह के प्लान्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी तवज्जो या उनका रुझान ज़्यादा किस प्लान की तरफ होता है? और बिलखुसूस ये बताइएगा जो क्या यहाँ भी एज के जो पोर्शंस हैं, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ एज हैं, उनको लेके ये क्लासिफाई होता है या सब के लिए मैंडेटरी है? जी फैजल भाई, जैसे अमर भाई ने अभी पहले जिक्र किया था कि कनाडा में एवरीबडी कैरी, बहुत सारी लाइबिलिटी सब कैरी करके चलते हैं, उनको समझ लो उनको विरासत में मिली है ये लाइबिलिटी। सो जब इतनी ढेर सारी आप लाइबिलिटीज कैरी करते हैं तो उसको जाहिर सी बात है रिस्क फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो उस रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए, उस रिस्क फैक्टर को मैनेज करने के लिए लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। अब कितने टाइप की लाइफ इंश्योरेंस होती है? हमारे नॉर्मली हम लोग दो टाइप की लाइफ इंश्योरेंस में डील करते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस होती है जिसको हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं और दूसरी लाइफ इंश्योरेंस होती है जिसे हम परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं।
सो टर्म फैसल भाई, टर्म जैसे वर्ड आपको खुद बता रहा है, जी। टर्म लाइक कॉन्ट्रैक्ट। पीरियोडिक है। एग्जैक्टली तो एक इसका स्टार्ट डेट होता है और एक इसका एंड डेट होता है। तो कोई भी बंदा फॉर एग्जांपल कहेगा कि निशान भाई मुझे आई नीड लाइक इंश्योरेंस फॉर 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, तो इसकी आप मुझे इंश्योरेंस दीजिए और मेरे ऊपर मॉर्गेज की तकरीबन 7 to 8 लाख की लाइबिलिटी खड़ी हुई है, और कुड बी अ कार, कुड बी अ क्रेडिट कार्ड। तो हम सब इन चीजों को कंबाइन करते हैं। और दूसरी जो लाइफ इंश्योरेंस मैंने जिसका आपसे जिक्र किया वो होती है परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। और बिकॉज परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस का स्पैन ऑफ टाइम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये लाइफ इंश्योरेंस एज कम्पेयर टू टर्म इंश्योरेंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। और इसमें इंश्योरेंस कंपनीज आपको डिविडेंड्स पे करते हैं और वो डिविडेंड्स फर्दर री इन्वेस्ट होते हैं इंटरेस्ट अकाउंट्स के अंदर, जहां से आपको कैश वैल्यूज भी मिलती हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक डेथ कवरेज भी मौजूद होती है, और साथ में आपके साथ पैसे भी आपके डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है पैसे की। वो पैसा आप कभी भी किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं आफ्टर 2 years इन इमरजेंसी फंड्स, बच्चे की शादी के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए। सो दिस इज अ रियली गुड प्लान, बट देन अगेन इट कम्स विद अ कॉस्ट। और फाइनली एज फैक्टर का मैं बता दूं जी जनाब, जहां रिस्क इन्वॉल्व है वहां एज, सो डेफिनेटली आप इट्स वन ऑफ द की एलिमेंट टू मेजर। तो एज के हिसाब से ही सब चीजें यहाँ होती हैं, और फिर रेटिंग्स भी आ सकती है अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो उसमें ये कि प्रीमियम बढ़ता भी है। सो हम ये सब चीजें जो हैं अपने क्लाइंट को पहले से फैसिलिटेट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको सरप्राइज नहीं देते। तो वी टेक इट इन अ वे कि क्लाइंट भी इस चीज से अवेयर हो कि हाँ भाई एट द एंड ऑफ द डे मेरा प्रीमियम ज्यादा आ सकता है बिकॉज ऑफ माई एज। ठीक है फारूकी साहब, अगर कोई कंपनी किसी को लमसम या कैश सेटलमेंट की ऑफर करती है तो इससे क्या मुराद है? देखिए इसमें बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं जिसमें वो कैश सेटलमेंट की ऑफर करते हैं। तो उसमें कंपनियों को कहती है कि भाई आपको जो भी डैमेज हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, वो आपको हम पे कर देते हैं और हम जो क्लेम जो है वो सेटल डाउन कर देते हैं। इसमें एक चीज़ मैं मेक श्योर करूंगा कि लोग समझ जाएं, इंश्योरेंस इज नॉट देयर टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट, यानी कि आप उससे प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का $250,000 का लॉस हुआ है तो कैश सेटलमेंट उसका 250,000 ही होगा और लेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि नहीं मेरा बिजनेस इतना होना चाहिए था और वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कैश सेटलमेंट बेसिकली आपको कंपनी ऑफर कर देती है कि जी हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि हम आपके डैमेज को फिक्स कर देते हैं, जो भी डैमेज है डिपेंडिंग ऑन द कार और हाउस और बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिस्क। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी आप हमें कैश ले लें एंड यू कैन फिक्स द डैमेज बाय योरसेल्फ। तो ये बेसिकली कैश सेटलमेंट बहुत कंपनीज ऑफर करती हैं, लोग पसंद भी करते हैं। कुछ लोग हर बंदे की डिफरेंट थिंकिंग है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको कैश मिल जाए एंड दे फिक्स देयर आइटम्स और देयर प्रोडक्ट्स बाय हिमसेल्फ, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मैं इंश्योरेंस कंपनी से फिक्स कराऊंगा, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस कंपनी से कोई चीज़ फिक्स करवाते हैं तो इट कम्स विद वारंटी, राइट। तो क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी का जो फिक्स शॉप है वो काम सही नहीं करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी है उसकी कैश सेटलमेंट के लिए ऑफर दी है, लेकिन बंदा कहता नहीं मैं जी आप मुझे गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनवा के दे, तो जब इंश्योरेंस कंपनी बनवा के देगी तो उसके ऊपर जो है वो कवरेज होगी, उसके ऊपर वारंटी होगी। तो लोग पसंद करते हैं कैश पर सेटलमेंट भी और पसंद करते हैं कि गाड़ी फिक्स भी और प्रॉपर्टी फिक्स भी करा लें, अपनी अपनी पसंद है इसमें। अच्छा नाजिम साहब, ये बताइएगा जो कंपनीज एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस करवाती हैं उसमें क्या प्लान्स कवर होते हैं या सिर्फ लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस तक ही होता है? जो नहीं, लाइफ, हेल्थ, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस उसके अंदर होती है, शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होती है, हेल्थ डेंटल कवरेज होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, आई ग्लासेस कवरेज होता है। काफी सारे प्लान्स ऑफर करती है। ये कंपनी एम्प्लॉयज के लिए भी हो सकती है, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के लिए भी हो सकती है, इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकती है। कनाडा में स्पेशली हमारा बेसिक कवरेज जैसे ओहिप का होता है, ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जैसे बेसिक हमें गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे मेडिकल्स वगैरह मिलते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, स्पेशली जैसे आई ग्लासेस, आई चेकअप, डेंटल, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो आपके बेसिक ओहिप में कवर्ड नहीं है, उन सारों की कवरेजेस ये इस हेल्थ एंड डेंटल मेडिकल कवरेजेस में लिया जा सकता है। इट्स अ वेरी गुड पैकेज। इंडिविजुअल है या फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ है या बच्चे हैं,
अनफोर्सीन एक्सपेंसेस यहाँ पे कनाडा के अंदर इतने हैं, स्पेशली टू डू विद मेडिकल, यहाँ पे इतना कॉस्टली है कि इफ यू गो टू द हॉस्पिटल इफ यू डोंट हैव प्रॉपर कवरेज यू कुड बी पेइंग अ लेग एंड एन आर्म आउट ऑफ योर पॉकेट। तो स्पेशली डेंटिस्ट का जो कवरेज है वो काफ़ी है। तो अगर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, बिजनेसेस अपने लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए ये कवरेजेस खरीदें तो they can protect themselves and their employees, especially long term and short term disability और ये सारे health coverages के लिए। तो काफ़ी सारे options available है, काफ़ी सारी insurance companies हैं हमारे पास। We can compete with the price, we can sit down and custom design the best coverage for their needs। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये भी हमने सुना है कि ओंटारियो में खासी मुश्किल है इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदना एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस ऑफ कनाडा। इसकी रीज़न क्या है, ब्रेक के बाद जानते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। अजहर दुरानी साहब, ये बताइएगा, ओंटारियो में कनाडा के दूसरे इलाके या सूबों की निस्बत इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदना मुश्किल क्यों है, ज़्यादा मुश्किल क्यों है? इसकी वजह यह है कि ओंटारियो सबसे पॉपुलेटेड प्रोविंस है, स्पेशली टोरंटो जो हम रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ लॉस रेशियो बहुत ज़्यादा है। और जब आप कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोविंस से, तो दूसरे प्रोविंस से इतनी लॉसेस नहीं होती, कंपनी की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। जब लॉसेस ज़्यादा होंगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो ऑफकोर्स कंपनियों के लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो वो आपके इंश्योरेंस फीस ज़्यादा होगी। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जब आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेने जाते हैं। तो आपका पोस्टल कोड, आपकी एज, आपकी क्लेम हिस्ट्री, आपका इंश्योरेंस हिस्ट्री, ये सारा आपके रेट पर इफेक्ट हो रहा होता है। तो ये फैक्ट है कि ओंटारियो में रेट ज़्यादा है ड्यू टू लॉसेस कंपनी। क्या यहाँ प्रीमियम भी ज़्यादा है दूसरे इलाकों की निस्बत? जी हाँ, ये भी बात फैक्ट आपकी हकीकत है कि थोड़ी सी ज़्यादा है। वजह वही है कि कंपनी के लॉसेस के, लेकिन कुछ हर कंपनी की अपनी अंडर राइटिंग रूल्स डिफरेंट होती हैं और हर कंपनी के लॉसेस डिफरेंट होते हैं। अब किसी या रिमोट एरिया में जा रहे होते हैं, वहाँ लॉस रेशियो कम है, तो वहाँ आपकी इंश्योरेंस कम होगी। लेकिन आप टोरंटो में आ जाएंगे, अर्बन इलाके में आएंगे, तो आपके यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, लोग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लॉसेस ज़्यादा है, एक्सीडेंट ज़्यादा है, तो वहाँ आपका पेमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिबेट होता है और लोगों को ये बात हम हमेशा इन्फॉर्म करते रहते हैं कि क्योंकि लॉसेस की रेशियो से इसकी रेट ज़्यादा है। अच्छा जीशान साहब, ये बताइएगा कि ये जो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम जो रेवेन्यू आ रहा होता है कंपनीज़ के पास, वैसे क्या कल्चर है? ये इंश्योरेंस कंपनीज ज़्यादा किस तरफ इन्वेस्ट करने में अपना इंटरेस्ट रखती हैं और कहाँ पे जो रिस्क मार्जिन है या रिस्क लेवल है वो इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को लेके ये कम समझती हैं, किस शोबे में? जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन फैसल भाई। नॉर्मली होता ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी ओनली थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट्स, और वो इन्वेस्टमेंट्स आपको पता है जो आपने खुद ही जिक्र किया कि वो प्रीमियम्स के थ्रू आती हैं। तो जब प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट करती हैं तो 3 से 4 सेक्टर के अंदर ये आगे री इन्वेस्ट करती हैं। और आई बिलीव आप इस बात से एग्री करेंगे कि सबसे बूमिंग सेक्टर जो इस वक्त है, आई थिंक आई वुड से वर्ल्ड वाइड, वो है रियल एस्टेट। उसके अलावा स्टॉक्स में जाता है ये, और मुख्तलिफ बॉन्ड्स वगैरह और जो आपके क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं उसमें जाता है। पर मेजॉरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट 45 to 55% ऑफ द शेयर गोज इन रियल एस्टेट मार्केट। कनाडा में रियल एस्टेट इज ऑन द बूम बहुत ज़्यादा, यानी एग्रेसिव है इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट, और दे मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। और लाइक आई सेड, ऑल दीज इंश्योरेंस कंपनीज, हमने तो कभी नहीं सुना ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कोई इंश्योरेंस कंपनी ने डिफॉल्ट किया, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनीज भी री इंश्योर्ड होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है म्यूनिक री के नाम से, इट्स अ जर्मन बेस्ड कंपनी और इट्स अ ह्यूज $1 billion कंपनी। उसका रेवेन्यू 2018 का ओवर 50 बिलियन यूरोस के करीब है। सो ये वो कंपनीज हैं जो कि इन इंश्योरेंस कंपनीज को री इंश्योर्ड करती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन एवरीथिंग इज गुड हियर।
एंड दीज इंश्योरेंस कंपनीज मेक श्योर कि ये अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करें, एंड दिस इज वेयर दे आर गिविंग लाइक कैश वैल्यूज एंड ऑल दोज बेनिफिट्स, इंटरेस्ट अकाउंट्स अपने क्लाइंट्स को इसी वजह से दे पा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये एक नई बात होगी कि ये इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी इंश्योरेंस हुई होती है। सादा अल्फाज में मैं कहूँ, फारूकी साहब, हमें समझ तो आ जाती है इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो तरीक़ाकार है, प्रीमियम पे रेवेन्यू आया, रेवेन्यू को इन्वेस्ट किया, बट जो कंपनी री इंश्योर करती है दैट इज़ समथिंग मैसिव। फिर वो किन एरियाज़ में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं? देखिए फैसल भाई, बिफोर आई आंसर यू दिस वन, एक चीज जस्ट ऐड करना चाहूंगा। अजहर ने मेंशन किया अर्लियर, क्लेम रेशियो हाई होता है। आपने जो कह रहे थे कि इंश्योरेंस एक्सपेंसिव क्यों है, उसकी एक और बड़ी वजह यह है कि ओंटारियो में कवरेज बहुत स्ट्रांग मिलती है कंपेयर टू एनी अदर प्रोविंस। हमारी कवरेज ओंटारियो की वन ऑफ द बेस्ट है, तो वो एक ऑल्सो फैक्टर है बिसाइड द क्लेम्स। नाउ मैं आपका दूसरा जो सवाल है मैं उसका जवाब देता हूँ। जो बैक एंड पे इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस कराया होता है अपना, उन्होंने भी बहुत देख के सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया होता है, और वो दे विल मेक श्योर कि अगर कोई बड़ा लॉस आ जाता है, कोई मैसिव लॉस आ जाता है, कोई डिजास्टर है, तो उस सूरत में उनके पास जो है वो सिक्योर सिस्टम हो जिसमें वो फंड्स फौरन निकाल के और उसको लॉस को फुलफिल कर सके। गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। दे मेक श्योर कि कंपनीज हैव इनफ फंड्स इन देयर ट्रस्ट अकाउंट और बैंक अकाउंट, जहां पर वो अगर कोई मैसिव लॉस आ जाए तो उसको वो फुलफिल कर सके, डैमेज को कॉज कर सकें, क्योंकि कंज्यूमर जो है और वो सफ़र नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, तो दे विल मेक श्योर कि जो पैसा पीछे भी लगा हुआ है वो बड़ा सिक्योर हो। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जैसे जिशान ने कहा कि रियल स्टेट का बहुत बूम है इस वक्त, बहुत ज़्यादा है। टोरंटो में, GTA में, ओंटारियो में बहुत ज़्यादा महंगी है प्रॉपर्टी, और उनके एक्चुअरीज बैठे होते हैं बैक एंड पे, एंड दे सी कि विच नंबर्स आर प्रॉफिटेबल, वेयर विच मार्केट्स आर बेटर, और फिर वहाँ पर वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और ऐड कर दूँ, ओंटारियो की बात कर रहा हूँ खाली। ओंटारियो में इंश्योरेंस कंपनी जो $100 ले रही है ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर, उस पर वो $102 स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि $2 जेब से जा रहे हैं। इस वजह से इंश्योरेंस ऑटो ऑलवेज गोज ऑन द हाई साइड। लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, मेरी बात होती है और ये कहते हैं कि रेट ऊपर क्यों जा रहे हैं। तो वो रेट ऊपर जाने का ये भी रीज़न है क्योंकि कवरेज स्ट्रॉन्ग है, क्लेम रेशियो है, वेदर का भी फैक्टर है। एक स्ट्रॉम आ जाए मेजर तो आपकी $1 मिलियन की लॉस हो जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ हो जाती हैं, घर के डैमेज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिंक अप हैं एक दूसरे से, बड़े ज़बरदस्त किस्म से लिंक अप हैं। तो वो मेक श्योर करते हैं कि हर चीज़ स्मूथली जाए। गवर्नमेंट भी अपना रोल अदा करती है, इंश्योरेंस कंपनी भी करती हैं, और हम लोग जो मिड में बैठे हुए हम लोग भी मेक श्योर करते हैं कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्ट रहे विद द लोएस्ट अमाउंट प्रीमियम। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं ईच अदर। तो इसीलिए ये सेक्टर हमारा जो इंश्योरेंस का यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये रन करते हैं यहाँ पे। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंश्योरेंस का निज़ाम राइज है, आप क्या समझते हैं, इसमें क्या मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? ब्रेक के बाद ही जानते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। नाज़िम साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी ये बहस हमेशा से रही है, लेकिन अभी भी है कि इंश्योरेंस जायज़ है या नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट जो लेवल है उस पर तो इंश्योरेंस है। इसी तरह जो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी कंपनीज़ को, अपने बिज़नेस को इंश्योर्ड करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वहाँ का निज़ाम देखते हुए और पाकिस्तान में ये इंश्योरेंस का निज़ाम देखते हुए, तो कितनी बेहतरी की ज़रूरत है, और यहाँ पाकिस्तान में लोगों को किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है कि वो इस तरफ आएँ? देखिए, इसका दो तरीका है। या तो अगर हम ह्यूमंस है, हमारी जिंदगी है, हम एक खुद अब लाइबिलिटी है, अगर हमें कुछ हो जाता है, कल को हमारे 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली। अगर हमारे बिजनेसेस हैं और अगर बिजनेस की वजह से कोई अगर लॉस आता है तो वी नीड टू प्रोटेक्ट दोज डैमेजेस। अगर हम गाड़ियां चलाते हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हम एट फॉल्ट होते हैं उस एक्सीडेंट में, तो सामने वाले के डैमेजेस इज आवर लाइबिलिटी। अहमद ने और बाकी दूसरे लोगों ने लाइबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा जिक्र किया है। तो इन एडिशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, हमारी खुद की गाड़ी, हमारा खुद का घर, हमारा खुद का बिजनेस, हमारे खुद के एसेट्स प्रोटेक्ट करने के अलावा वी हैव अ legal and moral responsibility to protect the damages for others, कि हम सामने वाले के जो damages cause करेंगे
उनको भी प्रोटेक्ट करना है। उसके दो तरीके हैं, या तो आप अपनी जेब से पे करें, तो इफ यू कॉज डैमेज, लेट्स से अगर आपका एक्सीडेंट होता है गाड़ी के अंदर, आपने सामने वाले को नुकसान पहुंचाया, तो या तो सामने वाले का डैमेज अपनी जेब से पे करें इफ यू हैव द कैपेसिटी। इफ यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी, सो द सिंपल रूल इज, इंश्योरेंस का जो बेसिक रूल है, इट्स ट्रांसफर ऑफ रिस्क। तो मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैंने कोई डैमेज कॉज किया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आई कांट कम अप विद $1 million इन डैमेजेस। यहाँ पे स्पेशली अगर आप ऑन्टेरियो की बात करें या नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो आई एम श्योर आपने सुना होगा कि पीपल आर रेडी टू सू ईच अदर, एंड अगर उसमें स्पेशली अगर सामने वाले को चोटें लगती है, इंजरीज वगैरह हो जाती है, तो द क्लेम कुड गो अप टू millions of dollars। जी, हमने खुद देखे 1 million, 2 million, 3 million के क्लेम आते हैं। Of course, we don't carry $1, $2, $3 million in our pocket. So the easiest way is to transfer the risk and buy insurance। कि मैं आपको प्रीमियम पे कर दिया करूंगा, और अगर मेरा कोई लॉस होता है तो आप उसको पे करें। जी ठीक है। अच्छा ज़ीशान, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कनाडा इज़ अ वेलफेयर स्टेट और वो अपने शहरियों की सेहत, तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ये ज़िम्मेदारी है रियासत की, जो फलाही रियासतें होती हैं। कोई शहरी इंश्योरेंस करवा लेता है तो एक तरह से वो अपनी हुकूमत या अपनी रियासत का बोझ हल्का कर देता है। एक तो ये चीज़ हमें समझ आती है, लेकिन जिस तरह अभी नाजिम साहब बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो खासी एक्सपेंसिव है, कोई शहरी इंश्योरेंस नहीं करवाता तो उसका इलाज मुआवजा क्या रियासत की ज़िम्मेदारी है? और अगर है तो फिर ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? फैसल, ये आप पाकिस्तान के मैं कनाडा के बारे में बात कर रहा हूँ जी। कनाडा में तो मेडिकल फ्री है सर। अभी नाजिम साहब, जो आप इससे पहले पॉइंट रेज कर रहे थे कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, यहाँ पे आप डेंटिस्ट्री की बात भी कर रहे थे, वो कॉस्ट की बात कर रहे होंगे कि अगर हम अपनी जेब से पे करना चाहें तो ना मैं पे कर सकता हूँ, ना कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज सो एक्सपेंसिव। अगर लेट्स सपोज मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है फैसल भाई, और मैं रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ और मैं किसी का एक्सीडेंट कर देता हूँ या किसी का मुझसे एक्सीडेंट हो जाता है और मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं अपनी जेब से वो खर्चे नहीं पे कर पाऊंगा। वो मुझ पर सू भी कर सकता है उल्टा, ओके, मैं बगैर इंश्योरेंस के चला रहा हूँ। सो दैट्स वेयर बगैर इंश्योरेंस के तो पहली बात है आप ना गाड़ी घर रोड पे निकाल सकते हैं और ना ही आपको आपका घर मिल सकता है। जी जी Sorry, go ahead. जी अमर साहब। फैसल, मैं इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं आपने क्या भी कहा है। नाजिम जो मेंशन कर रहे थे वो ये कह रहे थे जैसे जो यहाँ पे वही बेसिक कवरेज है जो गवर्नमेंट देती है, हर शहरी को देती है, उसमें बेसिक डॉक्टर का ट्रीटमेंट वगैरह सब इंक्लूड होता है, लेकिन उसमें कुछ कवरेजेस इंक्लूड नहीं होती, जैसे डेंटल कवरेज इंक्लूड नहीं होती, आई की कवरेज इंक्लूड नहीं होती, तो वो आपको यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट। फॉर दोज यू बाय बैक द इंश्योरेंस। बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट जो है ना, एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर रहा था, आपने क्लियर कर दिया अमर साहब, थैंक यू, आपने क्लियर किया। दुरानी साहब, माय क्वेश्चन टू यू, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी केपी के गवर्नमेंट ने की और उन्होंने यूनिवर्सल कर दिया, जितने शहरी हैं उनको सालाना जो है वो पैसे हेल्थ के कर दिए, और वो कुछ इलाज को छोड़ के, दिमाग को और मेरा ख्याल ब्रेन और डेंटिस्ट्री को छोड़ के बाकी जो इलाज है वो उनका होगा। हर शहरी 6 से 7 लाख रुपए या 9 लाख रुपए तक गालिबन कवर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितना स्कोप है, अगर आप ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर के तौर पे देखें दुरानी साहब, और यहाँ ये इंडस्ट्री कितना आगे बढ़ सकती है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप देखना कितनी आबादी है, और वहाँ तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा, और इस पर बहुत काम होना है। मेरे ख्याल में वहाँ तो अभी लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, अभी लॉज नहीं बिल्डअप हुए, इंश्योरेंस कंपनी अपना रोल नहीं अभी अदा कर रही। तो मेरे ख्याल में इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। अगर आप देखें कि वहाँ मेरे ख्याल से, अब जैसे वहाँ पर इवन ऑटो इंश्योरेंस का कोई कंसेप्ट ही नहीं। जैसे यहाँ कंसेप्ट ये है कि जैसे आप गाड़ी आप चला ही नहीं सकते विदाउट इंश्योरेंस, आप रोड में लेंगे। तो वहाँ पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर आपको ऑटो इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस और आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के पास बहुत काम की जरूरत है। उस पर बहुत ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट की जरूरत है, और प्लस ये कि उस पर ट्रेनिंग और एजुकेशन की बहुत जरूरत है। और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जाएं और उस पर सही तरीके से इसको करें तो बहुत
बहुत एज ए एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान के। जी अहमद साहब, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जिस तरह पाकिस्तान के स्कोप की बात हो रही थी, खैर यहाँ भी बहुत सा मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत है। अभी ब्रीफली ये बता दें कि जो कनाडा में अब जो, क्योंकि वैक्सीनेशन आने के बाद पूरी दुनिया में कुछ हलचल तो हुई है, शुरू में भी मैंने आपसे ये जानने की कोशिश की थी कि जब ये दीगर कारोबार रन करेंगे, लाइफ समहाउ रूटीन पे आएगी, बैक टू नॉर्मल होगी, तो जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें बूम आएगा या एक मॉडरेट लेवल पे वो चलेगी? आपको क्या लग रहा है, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? जी फैसल भाई, इसमें अभी प्रोडिक्शंस जो है, जो इंश्योरेंस कंपनीज भी पीछे बैक एंड पे अपना काम कर रही हैं और जो रेडी हैं इस चीज़ के लिए, तो वैक्सीनेट अभी शुरू हो गई है। जाहिर है जो ओवर एज है उनको, एज है उनकी जिनकी, उनसे और स्लोली ग्रेजुअली फिर सबको लग जाएगी। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि इट्स गोना बी वेरी गुड वंस सब वैक्सीन हो जाएगा और इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, तो एवरीवन हैव अ मोर कॉन्फिडेंस। मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूं इसमें कि वैक्सीन कोविड का था, इतना क्या कहते हैं टाइम डाउन था, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो है वो बिक रही थी, बूम थी काफ़ी। 22% रेज हुआ है जी रियल एस्टेट की जो वैल्यू है उसमें कनाडा में। रियल एस्टेट में नहीं करता हूं मैं, तो मुझे उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी क्विक एग्जांपल देता हूं। जो हमारा ओवरसीज इन्वेस्टर है वो स्टिल बाय कर रहा था प्रॉपर्टी, जो दुबई में पाकिस्तानी है, जो कुवैत में है और जो दूसरी कंट्रीज में है पाकिस्तानी, और वो इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ खरीदते हैं, तो वो मुसलसल बिक रही थी और वो उसकी क्लोजिंग ले रहे थे और रेंट पे जा रहे थे, उसकी इंश्योरेंस भी हो रही थी। तो इंश्योरेंस कंपनीज आर रेडी, दे आर लुकिंग फॉर, दे आर हंग्री राइट नाउ, बिकॉज पिछले 1-1.5 साल से इतना प्रीमियम उन्होंने लिखा नहीं है, लोगों ने गाड़ियां ली नहीं है, लोकल बात कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं ली है, तो अब दे आर हंग्री एंड दे आर रेडी। उन्होंने रेट भी अपने अभी फ्रीज किए हैं, रेट इंक्रीज नहीं हुए हैं, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और वी आर एंटिसिपेटिंग कि इंशाल्लाह जून जुलाई तक जो है ये चीज़ें बैक टू नॉर्मल काफ़ी हद तक हो जाएंगी। काफ़ी एरिया हमारे अभी ग्रे में चले गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इंश्योरेंस कंपनीज ने मेक श्योर करना है कि वो एक अप्रोप्रिएट कवरेज ऑफर करें अपने क्लाइंट्स को, सबको, हमको, ताकि हम लोग अपने कंज्यूमर्स को दे सकें। लेकिन मैं आपको ये बात गारंटी, मतलब बहुत कंफर्म वसूख से बता सकता हूँ कि कंपनीज आर रेडी टू टेक टू मेक श्योर कि उनका कंज्यूमर जो है वो प्रॉपर कवरेज भी उसको मिले और प्रीमियम भी उसका ना बढ़े। मोस्ट ऑफ द कंपनी अनाउंस कर चुकी हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया अमर फारूकी साहब, नाज़िम चिरानी, एहसान खान साहब और अजहर दुरानी साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।